2010 में मैंने ज्वाइन किया था, हालांकि 2011 में शायद फरवरी में बंद हुई थी। हालांकि बहुत पैसा लोगों ने कमाया। क्रिप्टो और कॉइन की जर्नी में इंटरेस्ट कहाँ से आया, कहाँ से पता चला, ये मैं थोड़ा सा क्लियर करता हूँ कि लियो बेसिकली क्रिप्टो में भी है। तो 2013 में उन्होंने क्रिप्टो स्टार्ट करी थी अपनी। मैं क्योंकि ऑलरेडी कंपनी से जुड़ा था तो इंटरेस्ट अपने आप डेवलप होता चला गया। फिर चलते रहे आगे, लंबा कारवा रहा। 2013, 14, 15, 16 तक जोर किया क्रिप्टो में, और आज फिलहाल तो मैं आपके सामने ही हूँ और ट्रेडिंग भी मैं अपनी करता हूँ। लेकिन आज कम से कम बहुत सफर रहा। मेरी अपनी एक टीम है जिसमें घर पे करते हैं। अब बात कर लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्योंकि एक्सपीरियम के साथ जुड़ा गया, एक चीज़ तो मैं भूल ही गया। मैंने देखा कि क्योंकि अब तो जुड़ा हूँ तो ये मेरे लिए बोलना ही पड़ेगा। Yes. तो बहुत मज़ा अच्छा भी लगता है। तो वहाँ से ये जर्नी स्टार्ट हुई। अब लोग सबका नहीं जानता, लेकिन स्टार्टिंग में उन्होंने बोला कि हमारे यहाँ काफ़ी रूरल एरिया से भी लोग जुड़े हुए हैं, टूट जाएगा और डूब जाएगा और नुकसान होता है, गवर्नमेंट लीगलाइज नहीं करेगी तो हम कैसे बेचेंगे। मैं अपने दौर की बात बताता हूँ, जब हम लोग काम कर रहे थे 2017-18 में बैन लगा था, सबने देखा ही होगा। तो हम लोग उस टाइम भी मैं अपना काम करता था, क्रिप्टो सेल खरीदना बेचना सारा मेरा काम चालू था। मैं सब अपने क्लाइंट भी और मेरे साथ जो भी और भी मेरे लोग हैं, मैं उनको बोलता था कि देखो कोई इसमें दिक्कत नहीं है, गवर्नमेंट क्या कर सकती है, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। क्योंकि क्या है कि यहाँ पे यूनिवर्सल कॉइन के बारे में भी बात करनी है। तो यूनिवर्सल कॉइन एक्सचेंज में कभी आएगा, लिस्टिंग कभी होगी, कैसे क्या होगा, ये तो अभी एक्चुअली आगे एडवांस स्टेज पे कि डेली कुछ ना कुछ सीखना है। 100% डेली कुछ ना कुछ इसमें एडवांटेज आती रहती है, कुछ ना कुछ एडवांस कुछ स्टेजेस आती रहती है, सीखते रहते हैं। इससे मैं कुछ बताया आपको, मैं ट्रेडिंग में करता हूँ, मेरी टीम में ट्रेडिंग करती है। मैं इनफैक्ट 100% बता रहा हूँ आपको। बाइनेंस का स्मार्ट चेन है, बाइनेंस का ऐप है, उस पर हम लोग ट्रेडिंग करते हैं। बहुत सारे ऑप्शन हैं ट्रेडिंग के लिए वहाँ पे, लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे कि क्या सर ये आप जानते हैं, तो शायद मैं कहूँगा नहीं जानता हूँ। कुछ ना कुछ नया आता रहता है, लेकिन हाँ ये है कि वो नया आता रहता है, उसको सीखना पड़ता है कि उसमें क्या है। कहीं नुकसान भी हो जाता है, कहीं फायदा भी होता है सीखने के चक्कर में, लेकिन हर दिन नया नया कुछ ना कुछ है। तो ऐसे ही मैं सबको चाहूँगा कि भाई डेली कुछ ना कुछ नया है, या हर महीने कुछ नया है, दिन नया है, आप लोग मैक्सिमम सीखने की कोशिश करें। और ज़्यादा एडवांटेज आपके लिए आज की डेट में यूट्यूब है। यूट्यूब में जाके आप 100% सीख सकते हैं, वहाँ बहुत कुछ है। तो सर ने कुछ क्वेश्चंस पूछे, सर ने कुछ अपने लेवल से कुछ चीज़ें बताई, तो मुझे लगा कि नहीं सर ने भी अच्छा खासा हुआ है क्रिप्टो में, मतलब ठीक ठाक पहले से उन्होंने नॉलेज ले रखी थी, तो सर की भी नॉलेज ज़बरदस्त थी वहाँ पे। तो बाकी तो अगेन सर वही वाली बात है, डेली सीखिए, डेली कुछ करिए। तो अब चलते हैं ABCDEFGH सब पूरा है, लंबा, बहुत लंबा कारवा है इसका भी। तो पहले प्लान से जैसे लोग मार्केट में जाते हैं, कई सारे प्लान में नेगेटिव, देखिए मुझे मालूम है, 100% मैंने देखा भी है, प्रोडक्ट भी है नो डाउट, लेकिन प्लान क्रिप्टो कहीं ना कहीं आगे फॉरवर्ड है। तो जब फॉरवर्ड है तो जो चीज़ को मेन फॉरवर्ड किया गया है उसके बारे में इनहेंस, मतलब आपकी नॉलेज इनहेंस होनी चाहिए, मालूम होना चाहिए आपको। और मुझे ऐसा लगता है कि एक सरल भाषा में कैसे समझाया जा सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए, और विद कॉन्फिडेंस। क्योंकि अगर आपको खुद ही कॉन्फिडेंस ऐसा होता है तो सही उसको नहीं मालूम तो बेचारा क्या बताएगा, उसको थोड़ी सी चीज़ बताएगी। तो वहाँ से एक स्टार्टअप करके ऐसा तो वो भी है, क्रिप्टो में क्यों ऐसा इन्वेस्ट करें। इसके बाद आपने देखा होगा आजकल एक और नई चीज़ है, मुझे नहीं मालूम आपने उसको सुना होगा कि क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग होती है। तो माइनिंग में एक्चुअली क्योंकि जनरली क्या है, बिजली बहुत ज़्यादा खर्चा होती है इसमें, बहुत काफ़ी हैवी मशीन्स होती हैं, रिग्स बोल देते हैं, लेकिन हम अपनी जनरल हिंदी भाषा में बोलते हैं उसको। 2 ही 3 स्रोत है मेन, सबसे ज़्यादा मेन स्रोत कोयला है, कोयले के थ्रू ही बनती है, वो कहीं ना कहीं वो आपके एनवायरनमेंट को फराहम करती है। तो उसके लिए वो कहते हैं कि नहीं सर इसको बैन करना चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा बिजली खा रहा है, गलत है। सही है, एक्चुअली लॉजिकली बात तो देखा जाए सही है, क्योंकि भाई बिजली क्रिप्टो में बन रही है, क्रिप्टो उसी की वजह से बन रहा है, बिजली नुकसान हो रही है, कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट को हार्म कर रही है, लेकिन उसके लिए भी ऑल्टरनेट्स ऑप्शन आ चुके हैं मार्केट में। वो भी अभी मैं आपको दिखाऊंगा, वो भी आप देखिए एकदम लाइव है, और US के हैं, मतलब वो भी देखिए। होता क्या है सर कि नेगेटिव अगर कोई चीज़ आ रही है मार्केट में तो उसके बेकार की लैंग्वेज बोलता है, हमें समझ में नहीं आ रही। यार ऐसा थोड़ी ना होता है, कन्नड़ है वो कन्नड़ बोलता है, उसकी लैंग्वेज उसको मालूम है, हमको नहीं समझ में आती तो वो बेकार नहीं है। एक्चुअली बात ये है, एग्जैक्टली यहाँ पे भी सेम सिचुएशन है कि वो बेकार नहीं है। आप पहले उसको समझने की कोशिश करिए वो है क्या है, गवर्नमेंट भी कर रही है। तो कुछ वीडियोज हैं, मैं आपको प्ले करता हूँ,
जो हमारे कई ऐसे लोग हैं जिनको आप अच्छे से जानते भी हैं, उन लोग ने भी उस पर स्पीच दी हुई है, छोटे छोटे हैं। तो जो वीडियोस हो गया मैं अभी आपको प्ले करता हूँ। दूसरा ये है कि किसी का कोई क्वेश्चन होगा जरूर लिया जाएगा, बताता हूँ। ठीक है सर? मुझे भी कहा था कि कोई ऐसा काम है जो मैं करूँगा तो तुम्हारा मजा आएगा, क्योंकि जिस भी काम में आपको मजा आता है कुछ टाइम बाद आप करते रहोगे, रिपीटेड हो जाएगा तो बोरिंग हो जाएगा। तो ये है कि आप काम को स्विच कर सकते। ये नहीं कर सकते हो कि ऐसा काम मुझे मिल जाएगा, मैं चाहे काफी लगाओ और फिर मैं पूरी जिंदगी वही करूँगा और फिर मेरी बहुत बढ़िया मिलेगी। ये सब इल्यूजन है। एक्चुअली फिगर ये है कि जब आपको समझ आया है कि इस काम का जो पीक है उसको मैंने अचीव कर लिया है, नाउ इट इज गेटिंग गुड। डिजिटल रियल एस्टेट चाहिए। अब ये डिजिटल रियल एस्टेट क्या होता है, डिजिटल एसेट क्या होता है, वो लोगों को पता ही नहीं है। तो इन्वेस्ट करने की तो बात ही छोड़ो, डिविडेंड्स होते हैं। नहीं, देखो ध्यान से समझो, डिविडेंड क्या होता है। डिविडेंड होता है जो कंपनीज प्रॉफिट कमाती है उसमें से डिविडेंड देती है, या बॉन्ड्स में से आपको डिविडेंड मिलता है। तो डिविडेंड इज बेसिकली एक इनकम जो आपको मिलता है जब आप किसी बिजनेस में ओनर बनते हो, जब आप एक शेयर होल्डर होते हो किसी कंपनी में। आप ये मत समझो कि मैं स्टॉक्स खरीद रहा हूं, आप उस कंपनी में ओनर बन रहे हो, आप मालिक हो, नौकर कौन है, डायरेक्टर है जो काम कर रहा है। हमें बेसिक फंडिंग क्लियर नहीं है, मालिक कौन होता है, शेयर होल्डर। तो आप उस बिजनेस के फ्यूचर पे दाव लगा रहे हो। नॉन फंजिबल टोकन्स, हमें ये तो नहीं पता एनएफटी क्या है, ये दुनिया किस डायरेक्शन में जा रही है। क्रिप्टो को हम लोग ऐसे समझते हैं, या तो दो तरह के लोग हैं जो मैंने देखे हैं इंडिया में। एक या तो समझते हैं क्रिप्टो को एज सट्टा, कि यहां पैसा लगाओ और अमीर हो, या दूसरे हैं जो सीधा क्रिप्टो को बोलते हैं एक बेकार है, इसमें कुछ नहीं पड़ा है। कोई समझता ही नहीं इसके पीछे की टेक्नोलॉजी क्या है, ब्लॉकचेन क्या है, वो कैसे काम करती है, एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम क्या होता है, तो टेक्नोलॉजी का फ्यूचर क्या है। जब वो समझोगे तभी तो सही तरह से पैसे इन्वेस्ट करोगे। एक्चुअल में किसी ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करोगे जहां पे 1 का 100 होने वाला है और रिस्क ऑलमोस्ट 0% है। नहीं तो आप भी गलती कर बैठोगे जो ज्यादातर लोग कर रहे हैं या करने वाले हैं। क्या एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी आपने खरीदी जो है 3 करोड़ की और उसका रेंट है मान लो सिर्फ 30,000 रुपये महीना, तो साल का कितना हुआ, 3,60,000। रिटर्न कितनी आई, 3 करोड़। 1% रिटर्न क्या होती है, इन्फ्लेशन है 5-6%, 7%। तो आपको पैसा गंवा रहे हैं, कमाता है। तभी मैं क्या बात कर रहा हूं, सिर्फ फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में कि फाइनेंशियली कैसे फ्री होते हैं। आज फाइनेंशियली फ्री है, यानी आज से 30 साल पहले 40 साल पहले प्रॉपर्टी में पैसा लगा देते, वो आज फाइनेंशियली फ्री है। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे लैंड थी सस्ती, मानो 5 लाख रुपए 10 लाख रुपए लगाया, आज वही लैंड होगी 5 करोड़ की, 10 करोड़ की, 20 करोड़ की। जिसने उस टाइम पे 50 लाख लगाया वो आज बढ़ करके हो गया 500 करोड़। तो एटलीस्ट फाइनेंशियली तो फ्री हो गए, बाकी चीजों के बारे में तो बात आई। पहले समझो कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, कि पास्ट के बीच से आज प्रेजेंट में पैसा लगाना है, तो पैसा लगाना कहाँ है, फ्यूचर में क्या होगा, दुनिया कैसी होगी, फिजिकल स्पेस की ज्यादा वैल्यू होगी या डिजिटल स्पेस की ज्यादा वैल्यू होगी। और डिजिटल स्पेस क्या होती है, एक डिजिटल एसेट क्या होता है, और डिजिटल एसेट में भी जितने तरह के डिजिटल एसेट्स हैं उसमें से सबसे ज्यादा वैल्यूएबल क्या है, आंसर पैसे से फ्री होगा। सर क्या है क्रिप्टो करेंसी, बेसिकली उसी की बात हो रही है यहाँ पे। और इन्होंने कहीं ना कहीं आपने देखा एकदम क्लियर तरीके से समझाया कि हम कहाँ इन्वेस्ट करते थे, आज तक हमने क्या इन्वेस्टमेंट के मूव है हमारे पास। प्रॉपर्टी बेसिकली सबसे बढ़िया माना जाता था, वहाँ पे लोग करते। उन्होंने बताया कि भाई 3 करोड़ रुपये की किसी आपने कोई बंगला खरीदा, कोई मकान खरीदा, 30,000 रुपये उसका रेंट आपको आ रहा है, क्या होता है, कुछ नहीं होता। बात एग्जैक्टली सही है। वही चीज़ है कि बेसिकली ये मालूम होना चाहिए कि हाँ अगर हम किसी के पास जाते हैं, देखिए मकसद क्या है वीडियोस दिखाने का, क्योंकि ऐसे सवाल मार्केट में आते हैं कि मैं क्यों क्रिप्टो इन्वेस्ट करूँ, क्योंकि यहाँ पे कुछ हमारे जाने वाले लोग ऐसे हैं जो जिनको सभी जानते हैं। तो भाई वो बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको हाथ हिला के ऐसे तो बता सकता था, लेकिन वो रीजन ये होता है कि उतना कॉन्फिडेंस नहीं आता। आदमी को लगता है ये एक फिगर होनी चाहिए, कि कोई होना चाहिए। अब जैसे मुकेश जी आगे बोलते हैं ये सब लोग आ जाओ क्रिप्टो में इन्वेस्ट करो, सब दे रहे हैं, मुझे पता है, लेकिन हम मुकेश जी को नहीं बोल सकते क्योंकि क्रिप्टो अभी फिलहाल अभी कई सारे अभी स्टेजेस हैं, बहुत बचे हुए इंडिया में भी कभी स्टेजेस हैं। लेकिन हाँ अभी जैसे टैक्सेशन है वो भी है, किसी के पास किसी पर नहीं है, तो लेकिन मीटिंग है राइट फॉर एवरीवन, सीधी बात है, तो सबको मालूम होना चाहिए सब कुछ। इसके बाद कुछ और भी है,
इनका भी कुछ स्पीच है बेसिकली क्रिप्टो पे और गवर्नमेंट पे अपना इनका कुछ एंगल है कैसा, तो भी ध्यान से सुनो। जब देश में कंप्यूटर आया था, देश में जब कंप्यूटर आया था तो हमारा ये विपक्ष ही था जो बैलगाड़ी लेकर बाहर आकर अपोज कर रहा था, कहता लाखों लाखों युवा बेरोजगार हो जाएंगे, बेरोजगारी चरम सीमा पर बढ़ जाएगी, सरकार युवा विरोधी सरकार है। और क्या हुआ? कंप्यूटर आने के बाद अगर किसी देश को सबसे ज्यादा फायदा हुआ, देश के युवाओं को फायदा हुआ, वो भारत के बच्चों को फायदा हुआ। आज हमको बड़े बड़े लीडरशिप गोल्स में हैं, दुनिया भर में लीडरशिप गोल्स में हैं, तो उसका फायदा हमारे युवाओं को हुआ। तो बार बार ये कहना कि ये जो है बहुत ही गंदी चीज हो रही है, बहुत ही गलत चीज हो रही है, क्योंकि हमें नहीं समझ में आ रही है, तो ये गंदी भी होगी। ये बेसिकली ये गंदी हो रही है और पुराना हो रहा है, ये क्रिप्टो के बारे में बात हो रही है, ये क्रिप्टो पे स्टेटमेंट है, ये सब सबका है। तो मुझे वो बात याद आती है कि बच्चों से कहा जाता है बचपन से भी, और हमारे भारत में विशेष करके होता है, तुम अगर इंजीनियर बनोगे, डॉक्टर बनोगे या चार्टर्ड अकाउंटेंट बनोगे, वही करियर होते हैं, बाकी सारे करियर गलत होते हैं। और अगर वो करियर गलत है, कोई और कुछ चूज करना चाह रहे हैं, तो उनको रोक जाने की कोशिश की जाती है। अगर रोकेंगे तो किताब भर के बाहर निकाल देंगे। तो ये बिल्कुल गली हालत होगी क्रिप्टो के साथ, क्योंकि हम नहीं समझ पा रहे हैं कि क्या है, उसके मंशा क्या है, इंटेंशन क्या है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की कैपेसिटी क्या है, हम टैक्स भी करेंगे और उसका बिल्कुल रेगुलेशन भी नहीं निकालेंगे। सर मैं एक चीज यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट, दूसरी चीज यहाँ पे कहूंगी, मैंने आपको कंप्यूटर का उदाहरण दिया, ऐसे ही इंटरनेट जब आया था, देश में ही दुनिया में हर डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी आपको भी डिस्टर्ब करेगी, पॉलिसीज को डिस्टर्ब करेगी। डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी क्रिप्टो फिलहाल अभी आज के डेट में लीजिए क्रिप्टो, क्योंकि बहुत सारे लोगों को या गवर्नमेंट सेक्टर में भी बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता है। एक मैं एग्जांपल भी आपको बताता हूँ, मेरा ट्विटर में अपना मेरा अकाउंट ब्लॉक कर दिया। रीज़न था कि ट्विटर सपोर्ट नहीं करता था क्रिप्टो को, ये बात बता रहा हूँ मैं आपको 2015 के लिए उन्होंने मेरा ट्विटर पे अकाउंट ब्लॉक कर दिया। उन्होंने कहा आप क्रिप्टो प्रमोट करते हैं तो दिस इज़ नॉट लीगल, हमारे सिस्टम में ऐसा कुछ नहीं है और आप गलत करते हैं, ट्विटर में ये सब चीज़ें चलती नहीं है। तो फिर ठीक है, चलिए फिलहाल वो 2015 की बात है। आज की डेट में ट्विटर ने कहीं ना कहीं क्रिप्टो में इन्वेस्ट भी किया हुआ है और क्रिप्टो में खुद के सपोर्ट में भी है। तो कहने का मतलब टेक्नोलॉजी डे बाय डे चेंज हो रही है, सोच चेंज हो रही है, ज़रूरत है सीखने की और समझाने की और आगे इन्हांस करने की, लोगों को समझाने की। तो ये ज़रूरी है ये चीज़ें, वहीं पे इसकी बात हो रही है बेसिकली। आगे सुने टेक्नोलॉजी के आगे बढ़कर एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाए और उससे हम भगाए नहीं। आज जब इंटरनेट आया, सबसे ज्यादा अगर फायदा हुआ तो हमारी जिम्मेदारी बनती है, हम भी डिस्टर्ब करेगी, पॉलिसीज को डिस्टर्ब करेगी, और हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उस टेक्नोलॉजी के आगे बढ़कर एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाए और उससे हम भगाए नहीं। आज जब इंटरनेट आया, सबसे ज्यादा अगर फायदा हुआ तो हमारे ही देशवासियों को हुआ, पर दुख इस बात का होता है क्योंकि हम उनके लिए इनेबल इकोसिस्टम नहीं बना पाए, उस वजह से हम दूसरे देशों में जाकर, आज आप कैलिफोर्निया देख लीजिए, यूनाइटेड स्टेट्स देख लीजिए, यूरोप देख लीजिए, जो जो बड़ी मल्टीनेशनल्स हैं, टेक्नोलॉजी रिलेटेड कंपनीज हैं, उसका हेड हमारे इंडियंस ही करते हैं। तो आज वही टैलेंट अगर हमारे देश में ऐसी कंपनीज बनाता तो क्या हमारे देश को फायदा नहीं होता? That's why I will just conclude with just one last bit. It's not we are living in the world of Web 3.0. Either we choose to bite the bullet or we don't. होगा या तो हम ले लें या छोड़ दें, कहने का मतलब, क्योंकि डे बाय डे सिस्टम बढ़ रहा है, छोड़ भी सकते हैं और ले भी सकते हैं, दोनों चीज़ें हैं। एक चीज़ और मुझे याद आई, मैंने बताया था आपको अभी स्टार्टिंग में कि दो मेरी जर्नी एक्चुअली अगर यहाँ पे तो इसमें बात करी जाए नेटवर्किंग में, तो स्पीक एशिया के थ्रू हुई थी 2011 फरवरी मार्च में स्पीक एशिया बन रही थी। तो उस टाइम एक मेरा फ्रेंड है, लोकल लखनऊ का ही है, उसने मुझे ऑफर किया, मुझे क्रिप्टो या ऐसा कुछ समझ में आता था। उसने कहा 11,500 रुपये में 3 बिटकॉइन मिल रहे हैं। मैंने ये क्या होता है, तो कह रहा है कि क्रिप्टो करेंसी है। तो उस टाइम रेट यही था, तो मैंने कहा अच्छा, जहाँ थोड़ा रेट डाउन था तो रेट उसने थोड़ा बढ़ा कर बताया था। मैंने कहा ये क्या होता है, कह रहे क्रिप्टो करेंसी। अच्छा, मैंने वही 5-6 दिन स्टडी किया, उसका किसी फ्रेंड का था, वो उसको भी इम्पोर्टेंट था, बेचना था। उस टाइम की मैं बात बताऊँ, जैसे आज की डेट में लोग खरीदने वाले हैं मार्केट में, कोई दिक्कत नहीं, आप कोई कैश दे देता है, कैश ले लीजिए, ये सब उस टाइम नहीं था, बहुत मुश्किल था ये सब चीज़ें।
तो फिलहाल मेरे पीछे पड़ा हुआ था, तो मैंने उस टाइम को मिस किया हुआ है 2011 में 3 बिटकॉइन 11,300 रुपये में 3 बिटकॉइन मैंने मिस किया हुआ है। तो यही वाली बात है कि वो उस टाइम का मेरा भी छूटा हुआ है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो करते रहते हैं, दिक्कत होती रहती है। तो ये तो भाई प्रियंका चोपड़ा ने उनका था। अब इसी तरह से कुछ और भी चीज़ें हैं मेरे पास। डिजिटल मनी की। और सबसे पहले जानते हैं कि ये पूरी क्रिप्टो की दुनिया आखिर आई कैसे। सबसे पहले था बार्टर सिस्टम, जैसे गेहूं के बदले जूते, आम के बदले सेब या नमक के बदले चाय। मगर क्योंकि सिस्टम में बहुत सी दिक्कत थी, जैसे कोई आम के बदले सेब ना ले तो फिर मुद्राओं का इस्तेमाल शुरू हुआ। सोने के, चांदी के, तांबे के और भी तरीके के सिक्के इस्तेमाल हुए थे। पार्टीशन से पहले भारत में दमड़ी, टका, पाई, आना, दमनी, चवन्नी, अठन्नी और रुपए के सिक्के चलते थे। मगर सिक्कों के भारी वजन की वजह से उनको लेकर इधर उधर जाना बहुत मुश्किल होता था, इसलिए पेपर करेंसी यानी नोट आना शुरू हुए। अब नोटों का इतिहास हम जानते हैं। 10,000 के बड़े बड़े नोट से शुरू होकर जो वॉलेट में भी ना आए, नोट छोटे से छोटे होते गए और अब तो ज्यादातर लोग बिना पेपर करेंसी के ही चलते हैं। आज से 5-6 साल पहले किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि सिर्फ एक QR कोड को स्कैन करके किसी को पैसे भेजे जा सकते हैं। मगर आज पेटीएम, गूगल पे, फोन पे हर दुकान नुक्कड़ पर मिल जाएगा। ऐसे ही मैं आपसे कहूँ कि डिजिटल करेंसी की दुनिया दूर नहीं है, तो शायद आप भी विश्वास नहीं करेंगे, मगर 2009 से ही ये पूरी दुनिया शुरू हो चुकी है। शुरुआत में लोगों को इसके बारे में उतना पता नहीं था, मगर पिछले कुछ सालों में ये बहुत पॉपुलर हो गया है और आगे ये सिर्फ बढ़ेगा ही। मगर डिजिटल करेंसी या क्रिप्टो करेंसी होती क्या है? डिजिटल करेंसी एक वर्चुअल करेंसी है, यानी जिसे आप इन नोटों की तरह अपनी जेब में नहीं रख सकते। ये हमारे ऑनलाइन वॉलेट में रखी जाती है, यानी बिना किसी झंझट के आप इसे कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा, इसी का दूसरा नाम कह सकते हैं क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी, अब करेंसी का मतलब हम समझते हैं पैसा, मगर ये क्रिप्टो किस बात का नाम है? क्रिप्टो मतलब छुपा हुआ या जो सीक्रेट, यानी कि आप क्रिप्टो करेंसी से अपने पैसे की जो भी ट्रांजैक्शन करेंगे या लेन देन करेंगे वो सब छुपा हुआ होगा और सिक्योर होगा। ये क्रिप्टो करेंसी का चलन 2009 में शुरू हुआ, जब सबसे पहली बार सातोशी नाकामोटो नाम के एक आदमी ने वर्चुअल करेंसी बनाई। अब इसका नाम हम सबने कहीं ना कहीं सुना ही है, जी हाँ, बिटकॉइन। बिटकॉइन आज की डेट में इतनी बड़ी क्रिप्टो करेंसी बन चुकी है कि आप मानेंगे नहीं कि कई बड़ी बड़ी कंपनीज आज बिटकॉइन से पेमेंट्स लेती हैं। एक मजे की बात बताऊं, अगर आपने 2009 में एक बिटकॉइन खरीदा होता तो आज आपके पास बिना कुछ किए बैठे बिठाए करीब 16 लाख रुपए होते। मगर आज इथेरियम, डॉजकॉइन, टेथर जैसी 19,000 क्रिप्टो करेंसीज बन चुकी हैं। इन करेंसीज को हम खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं और चाहे तो इन्हें इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। अब ये तो समझ लें कि क्रिप्टो करेंसी एक तरीके के ऐसे पैसे हैं जिन्हें हम छू नहीं सकते, मगर अगर हम इसे खरीदेंगे या बेचेंगे तो इसे कोई कंट्रोल करना होगा क्या? जी नहीं। यही खास बात है क्रिप्टो करेंसी की। इसे कोई थर्ड पार्टी जैसे कोई बैंक या कोई सरकार कंट्रोल नहीं करती, यानी कि ये डिसेंट्रलाइज्ड होता है। पूरे ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम को तोड़ते हुए क्रिप्टो की ट्रांजैक्शन सीधे एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में होती है। क्रिप्टो करेंसी को पहले उतनी मान्यता नहीं मिली थी। भारत जैसे कई देशों में इसका इस्तेमाल बैन था, मगर धीरे धीरे बहुत से देशों में ये लीगल हो चुका है। मार्च 2020 में भी इंडिया ने क्रिप्टो करेंसी से बैन हटा दिया। यहाँ तक कि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने 2022 के बजट में डिजिटल रुपी लॉन्च करने की बात की है। जी हाँ, भारत की पहली डिजिटल करेंसी आरबीआई द्वारा लॉन्च की गई करेंसी रुपए के बराबर होगी और इसे फिजिकल करेंसी से एक्सचेंज किया जा सकेगा। है ना कमाल की बात? दोस्तों, क्रिप्टो की दुनिया जितनी बड़ी है उतनी ही इंटरेस्टिंग भी है, तो इनके बारे में हम जितना जाने उतना कम रहेगा। अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे क्रिप्टो से जुड़े एक बहुत अहम चीज के बारे में, जिसका नाम है ब्लॉकचेन। क्योंकि यहाँ पर भी एक बात आई थी डिजिटल, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी समझिए। आरबीआई द्वारा लॉन्च की गई करेंसी रुपए के बराबर होगी और इसे फिजिकल करेंसी से एक्सचेंज किया जा सकेगा। है ना कमाल की
डिजिटल करेंसी की बात हो रही, सबने सुना होगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लाने वाली है इस तरह से। लेकिन डिजिटल करेंसी अलग है और क्रिप्टो करेंसी अलग है, दोनों में बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है, उसको भी समझना जरूरी है। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं मार्केट में भी बोलते हैं अरे यार वो तो करेंसी आ जाएगी, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की आने वाली है, वो हम लेंगे, वो इन्वेस्ट करेंगे। वो लेने और इन्वेस्ट करने की चीज़ नहीं है, वो सिर्फ आपका जो 100 रुपये का नोट आपकी जेब में अभी रखा हुआ है उसके बदले में 100 रुपये की क्रिप्टो करेंसी को जो डिजिटल एसेट देंगे वो आपको मिल जाएगा। इसके अलावा उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मार्केट में इस टाइप की बातें आती हैं, कह रहे सर ये तो बेकार है, क्रिप्टो करेंसी से जो डूब जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के वो आएगा वो ले लेंगे। वो ले तो लोगे भैया, लेकिन वो 100 रुपये आज भी है और 100 रुपये 10 साल बाद भी 100 रुपये की नोट ही रहेगी, वो 100 रुपये उसकी वैल्यू, उससे ज़्यादा नहीं होगा, कोई फर्क नहीं आने वाला है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसको भी ध्यान रखिएगा। ये भी है मार्केट में, ये भी प्रॉब्लम होती है। तो ये हो गया आपका यहाँ पे। तो ये तो बेसिकली जी न्यूज़ का है, एक स्पेशल एपिसोड था ये, उसकी क्लिपिंग है। तो ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है। और बैन लगाने वाले हमारे देश की सुप्रीम कोर्ट ने अभी भविष्य की मुद्रा, हर चीज यानी मुद्रा कैसी हो, हर चीज पर बैन लगाने वाले हमारे देश की सुप्रीम कोर्ट ने अभी भविष्य की मुद्रा कही जा रही क्रिप्टो करेंसी पर से बैन हटा लिया है। तो हमारा फर्ज बनता है कि हम आपको इसके बारे में बताएं, क्योंकि अपने मुकेश जी भी अगर वो वाला नहीं तो सम्मानी मतलब जियो के भाई का उनकी भी प्लानिंग चल रही है जियो फाइन नाम से क्रिप्टो करेंसी लाने, तो बात तो करनी पड़ेगी दोस्त। क्या वस्तु को समझते हैं? बार्टर सिस्टम मतलब सामान के बदले सामान। जैसे मान लीजिए आपके पास 10 किलो गेहूं पड़ा है और आप मेरे पास लेके आते हैं और बोलते हैं कि 10 किलो गेहूं ले लो और हमसे मोबाइल को खिलवा दो, और मैं मान जाता हूँ, तो इसे कहेंगे बार्टर सिस्टम। एक दौर में धरती पर लेन देन के लिए इसी सिस्टम का बोल रहा। आज के दौर में भी आप देखेंगे तो आपके फेवरेट कपड़े को बेच के आपके घर वाले बर्तन ले आते हैं। आपने भी शराब की बोतलें बेच के चूरन और आइसक्रीम वगैरह तो खाया ही होगा। वक्त बताओ एक दौर में सोने चांदी के सिक्के आ गए, राजाओं महाराजाओं ने अपनी फोटो छाप के मुद्राएं बनाई। मोहम्मद बिन तुगलक ने तो भारत में चमड़े के सिक्के चलवा दिए। फिर उसके बाद फूटी कौड़ी, आना, रुपया, फिर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड। उसके बाद जब नोटबंदी आई तो यही पैसा डिजिटल होने लगा। फिर फोन पे और पेटीएम जैसे की वॉलेट आ गए। अब इसके आगे की कहानी क्या है, कैसी होगी फ्यूचर की करेंसी यानी भविष्य की मुद्रा, और ये क्रिप्टो करेंसी की गणित क्या है, बिटकॉइन में क्रिप्टो करेंसी है उसके बारे में भी जानेंगे। बोलते हैं लोग इसमें बिटकॉइन अमिताभ बच्चन ने भी पैसे लगा, और कैसे दावा किया जा रहा है कि ये जो है वो सबसे सुरक्षित तरीका है मेरे लिए। सब जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन कतई एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए दो दोस्त हैं, राम और मोहन। माफ करना गलती से इधर उधर निकल जाता हूँ भाई, गवर्नमेंट भले इस्तेमाल कर ले लेकिन आतम और राम का नाम इस्तेमाल नहीं है। हाँ, तो मान लीजिए दो दोस्त थे, रोहित और दोनों ने खाते पे खाना खाया और बारी आई पैसे देने। रोहन झट से उठ के मुकले चला गया, जैसे आपके दोस्त करते हैं पेमेंट के। फिर रोहित भाई के पास ऑप्शन था, या तो वो कार्ड से पेमेंट कर दे या कैश दे दे या ई वॉलेट वगैरह से दे दे। रोहित और ढाबे वाले के बीच जो लेन देन होगा उसके बीच में या तो होगा बैंक या ई वॉलेट वाली कंपनी। जब बीच में कोई होता है तो क्या परेशानी आती है, इसको समझते। लेकिन जो बैंक या बिचौलिया ऐप है वो पैसे ट्रांसफर करने का थोड़ा चार्ज लेगा, और पैसे अटक भी सकते हैं तो वापस आने 72 घंटे अंदर। उसके बाद अकाउंट से चोरी होने का डर, अकाउंट के हैक होने का डर, क्योंकि भाई डिजिटल चोर भी बढ़ते जा रहे हैं आजकल। और फिर पीएमसी और यस बैंक जैसे बैंक अगर आपके हुए तो ढाबे पे बर्तन की जरूरत होगा। और कल्पना कीजिए ऐसी मुद्रा की जो रोहित ढाबे वाले को सीधे ट्रांसफर कर देगा, नो बिचौलिया नो बैंक, और ट्रांसफर करने का कोई चार्ज भी नहीं लगता। कल्पना मत कीजिए, ये सच्चाई है। ऐसी करेंसी को क्रिप्टो करेंसी कहते हैं, यानी वर्चुअल मनी मतलब आभासी मुद्रा। सवाल बहुत आ रहे होंगे मन में, सब कितने सब क्लियर। ये करेंसी केवल डिजिटल तौर पर उपलब्ध होती है, मतलब इसको छुआ और फूक लगा के गिना नहीं जा सकता, मतलब कोरोना का भी टाइम। यानी ये सिक्कों और नोट में उपलब्ध नहीं होगा, जैसे यूरो, डॉलर, रुपया ये सब होता है। अच्छा, ऐसी 1500 से ज्यादा करेंसी बन भी चुकी है। बिटकॉइन उनमें से सबसे मशहूर है, जिसमें अंतरराष्ट्रीय लेन देन आसानी से होगा। माइक्रोसॉफ्ट और डेल वगैरह जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां भी इसका इस्तेमाल कर रही हैं, लाखों व्यापारी इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। बिटकॉइन जो 2009 में अस्तित्व में आया, उसे बनाने वाले का नाम है सातोशी नाकामोटो। ये कोई इंसान है या किसी ग्रुप का नाम है, ये किसी को नहीं पता। पर भाई इस मुद्रा का भौकाल
ऐसा माना कि पूछिए। 2009 में जब ये आया था तो इसकी कीमत $1 से भी बहुत कम हुआ करती थी, लेकिन 2017-18 आते आते भैया $10,000 के पार इसकी कीमत। मतलब 2009 में अगर आप एक बिटकॉइन खरीदते तो 2017-18 आते आते उसकी कीमत $7 लाख के पार। और अभी अगर बिटकॉइन की कीमत जाननी है तो गूगल पे जाइए और लिखिए 1 बिटकॉइन प्राइस, सामने होगा। इसे कई एक्सचेंज ऐप या फिर वेबसाइट वगैरह से खरीदा बेचा जा सकता है। इंडिया में 2 ऐप बहुत मशहूर हैं, ज़ेप्टे और मोबाइल। इसको डाउनलोड करिए, उसके बाद उसमें मोबाइल नंबर वगैरह और ईमेल आईडी वगैरह डाल के रजिस्टर कर दीजिए, फिर पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक डिटेल वगैरह डालिए और बढ़िया बिटकॉइन खरीदिए बेचिए। अब एक बात बताइए, मान लीजिए मैंने रुपए में से गांधी जी की फोटो निकाल दी और वहां पे मोदी जी की फोटो चिपका, तो क्या आप लेंगे? मोदी जी की बात है भाई, आप लेके चलिए। मान लीजिए मैंने अपनी फोटो लगा दी, तब आप लेंगे? नहीं लेंगे, क्योंकि वो मुद्रा कोई भी नहीं लेगा, इसलिए आप भी नहीं लेंगे। यहाँ तो पैसे अगर अकाउंट से कट जाते हैं या फिर एटीएम से नकली नोट निकल के चला आता है तो आप सीधे बैंक की गर्दन पकड़ लेते हैं, लेकिन इस मुद्रा का तो कोई मालिक ही नहीं है, तो भाई कहाँ भटकेंगे? तो आइए जानते हैं कि इन आभासी मुद्राओं पर लोग भरोसा कैसे करते हैं, इसके दाम कैसे सही है, इतना सुरक्षित कैसे? सुरक्षित है तो कई देश इसको लीगल करने पे अपने कदम आगे पीछे क्यों करते हैं? क्रिप्टो करेंसी मतलब डिजिटल करेंसी के रेट की बात करेंगे तो ये हर एक्सचेंज प्लेटफॉर्म पे आपको अलग अलग दी जाएगी, और इसके रेट जो है वो मार्केट की तबीयत से लेकर डिमांड सप्लाई वाले समीकरण सब पे डिपेंड करता है। और इसके रेट जो है भाई वो रोज के रोज ऊपर नीचे जाते रहते हैं, इसलिए बड़े बड़े निवेशक वॉरेन बफेट बोलते हैं कि इसमें पैसा लगाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन कई तगड़े लोग बोलते हैं कि भाई ये फ्यूचर के हिसाब बहुत कर रही चीज है, एक नंबर चीज। और फोर्ब्स वगैरह में तो आपको भैया क्रिप्टो करेंसी के हिसाब से लिस्ट आने लगी है अभी लोग, पहले देश दुनिया में लोगों को लगता था कि ये सब है। फोर्ब्स के बारे में बता दूं, फोर्ब्स एक्चुअली अमेरिका की अपनी मैगजीन है, वो बेसिकली जो वर्ल्ड के सबसे रिचेस्ट पर्सन है, फेमस पर्सनालिटीज हैं, उन्हीं की ही फोटो उनकी फ्रंट पेज पे आती है। तो क्रिप्टो से रिलेटेड जो भाई एक शॉर्ट लोग हैं उनकी फोटो आ रही है वहाँ पे अपने आप एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, मतलब कहीं ना कहीं कुछ दर्शाता है कि क्रिप्टो की तरफ पूरी दुनिया का झुकाव है। लोग फालतू में फंस रहे हैं इसमें। कई लोग बोलते थे कि आतंकवाद से लेकर तस्करी, हथियार और ये नशे वगैरह के व्यापार में इसका इस्तेमाल होता है, मतलब इसके पहले ये सब व्यापार चलता ही नहीं। अपने देश में भी इसको बार बार अवैध बताया गया, तो 2018 में तो इसके एक्सचेंज पर भी बैन लगा दिया गया। मतलब आप बिटकॉइन से तो व्यापार कर पाएंगे, आप ट्रांसफर कर पाएंगे, लेकिन आप रुपए में उसको एक्सचेंज नहीं कर पाएंगे। लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट ने वही बैन हटा दिया, मतलब बढ़िया माहौल बनने वाला है। तो भाई धीरे धीरे इसमें इतना भरोसा कायम होता जा रहा है, लोग इसमें पैसा कायम लगा रहे हैं। वजह है इसकी ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता, और वो चलती है एक टेक्नोलॉजी, एक सिस्टम से जिसका नाम है ब्लॉकचेन। ब्लॉक यानी मुद्रा कैसी? देखिए दो चार चीज़ें थी, यस बैंक और पीएच टाइप के बैंक अगर आपके हुए तो ढाबे पे बर्तन भी मारने पड़ सकते हैं, कहने का मतलब बैंक बंद हो जाता है। आपको पता होगा कि बैंक में अगर आपके मान लीजिए 20 लाख रुपये भी जमा है और बैंक बंद हो जाता है, कुछ प्रॉब्लम होती है, तो 5 लाख रुपये ही मैक्सिमम गवर्नमेंट का इंश्योरेंस है जो आपको मिलता है, इससे आगे कुछ नहीं देती है। तो एक तो ये बहुत बड़ा पॉइंट है, कहीं ना कहीं क्रिप्टो अगर आपका है तो क्रिप्टो सारा आपका है, आपके वॉलेट में है, आप जब भी जहाँ से चाहें वहाँ से सेल कर सकते हैं। एक चीज़। दूसरा, जैसे से बात हो रही थी कि भाई क्रिप्टो करेंसी बैन है और ये है वो है, तो बैन के कई सारे वर्ड हैं मैंने सुने हुए हैं। अब उसको बताइए कि बैन तो भाई अब खत्म हो चुका है क्योंकि ऑलरेडी आपने सुप्रीम कोर्ट को देखा। उसके पीछे रीज़न बताता हूँ आपको, उसके पीछे रीज़न भी है। रीज़न ये है कि गवर्नमेंट को भी अब पूरे वर्ल्ड में, इंडिया की बात नहीं कर रहा, पूरे दुनिया में, यूएस ले लीजिए, कनाडा ले लीजिए, रशिया ले लीजिए, चाइना ले लीजिए, सबको ये चीज़ समझ में आ चुकी है क्रिप्टो करेंसी कभी भी बैन नहीं की जा सकती है, क्योंकि वो इंटरनेट पे है पहली चीज़, और ब्लॉकचेन पे है सबसे मेन इम्पोर्टेंट जो चीज़ है। रीज़न क्या है, एक तरीके से बैन कर सकते हैं अगर इंटरनेट ही बंद कर दो, वो पॉसिबल है नहीं किसी भी कंट्री के लिए, मतलब कंट्री कह लो, छोटा सा स्टेट कह लो, मतलब हम लोग तो अपने घर की बात कर लें, हमारे घर में इंटरनेट ही बंद हो सकता, सबके घर में वाईफाई लगा है, जिसके यहाँ वाईफाई की सुविधा है, वाईफाई बिना कुछ हो नहीं पाता, तो उसके थ्रू बंद हो सकती है, मुझे मालूम है, लेकिन इंटरनेट बंद नहीं हो सकता। तो फॉर एग्जाम्पल थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ें भी समझाता हूँ। क्रिप्टो करेंसी बैन होने की जैसे बातें आती हैं, सबके जनरल सबके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि भाई क्रिप्टो करेंसी बैन होगी, हमने सुना हुआ है, मार्केट में लोग बोलते हैं इस टाइप की बात।
ठीक है, क्रिप्टो करेंसी बैन होती है, बैन कर देगी गवर्नमेंट, ऐसा क्रिप्टो करेंसी बैन कैसे होगी? blockchain.com, binance.com, वजीरx.com, इस टाइप से जो एक्सचेंजेस हैं जो उसको ट्रेड कर रहे हैं वो बैन किए जा सकते हैं। वो आईपी एड्रेस वहाँ पे ट्रैक होगा इंडियन आईपी एड्रेस में, और वो अपने आप वो वेबसाइट्स नहीं खुलेगी। उसका सिस्टम टेक्निकली ये होता है। लेकिन एज पर मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि आप कोई भी वेबसाइट बैन कर दीजिए, जो भी बैन इंडिया गवर्नमेंट करना चाहे, blockchain.com करना चाहे, binance.com को करना चाहे, किसी को भी, मैं यहीं से बैठे बैठे blockchain.com खोल सकता हूँ। बैन होगी तो भी वो सबको पता है, वो इंडिया गवर्नमेंट को भी मालूम है अब, और बाहर के भी जितनी कंट्रीज है सबको पता है ये चीज़। तो अब धीरे धीरे, क्योंकि जैसे वही वाली बात हुई ना कि अवेयरनेस बढ़ रही है, तो अवेयरनेस बढ़ रही है तो गवर्नमेंट को भी मालूम है कि ये सब चीज़ें बैन नहीं हो सकती हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि वो इस टाइप की लैंग्वेज, इस टाइप के वर्ड्स लोग मार्केट में यूज़ करते हैं। तो भाई क्रिप्टो करेंसी कभी बैन नहीं हो सकती, कोई गवर्नमेंट उसको बैन नहीं कर सकती, ये चीज़ पहले समझ लीजिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। अब इसमें जैसे बात थी कि भाई मतलब क्रिप्टो में पैसा लगाना फर्जी है, वो भी आपने देखा ही कि भाई फर्जी तो कुछ नहीं है, क्योंकि चीज़ें हैं वहाँ पे और प्रॉफिट अच्छा रिटर्न मिलता है। क्योंकि अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल उसकी बात करी जाए कि हम 10 रुपये लगाते हैं, तो 10 रुपये में साल भर का अगर 100 रुपये बनता है, या 10 रुपये का साल भर में 20 रुपये भी बनता है, तो क्या बुरा है? मेरे हिसाब से एकदम नहीं बुरा है। 10 का 15 बनता है तो भी नहीं बुरा है, क्योंकि बैंक का इंटरेस्ट मैक्सिमम सीनियर सिटीजन में ख्याल से 6-7% के आसपास आता है, इससे ऊपर नहीं है, जनरली 5% है। तो वहाँ पे लॉजिकली सामने दिखाई पड़ता है। कई क्रिप्टो हम लोग ने देखे हुए हैं, हम लोग ने इन्वेस्ट किया हुआ है कि भाई डेली बेसिस पे कहीं 2 टाइप की ट्रेडिंग कराए अपना। क्रिप्टो में भी देखिए, मैं चाहता हूँ क्रिप्टो में भी 2 टाइप की कंपनियां काम करती हैं, इसको भी ध्यान से समझिएगा। क्रिप्टो में एक तो हो गया, जैसे आप फिलहाल अपने आप को ले लीजिए स्पीडियम को, एक क्रिप्टो ये हो गई जो नेटवर्किंग के थ्रू चल रही है। नेटवर्किंग मतलब हमारे आप जैसे सारे मेंबर्स हम लोग के सामने बैठे और जो पर्दे के पीछे जिनको हम लोग नहीं जानते, आप लोग के थ्रू नेटवर्क में है। एक तो क्रिप्टो ये हो गई, एक क्रिप्टो हो गई डायरेक्टली बिटकॉइन ले लीजिए, इथेरियम ले लीजिए, रिपल ले लीजिए, ये नहीं नेटवर्किंग में नहीं है, ये डायरेक्टली एक्सचेंज में है। अब इसमें फ़र्क क्या है ये समझिएगा। फॉर एग्जांपल इसको ऐसे समझिए, हम इंडिया कितनी आबादी है लोग इंडिया की? क्या करोड़? 140 करोड़। मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ, करीब करीब 26 करोड़ की आबादी है यूपी की इस टाइम, 26 से 27 करोड़, और पाकिस्तान की आबादी 20-22 करोड़ की है। तो सोचिए अब हम अगर पॉपुलेशन की बात करें तो वो एक कंट्री और हम एक स्टेट है छोटा सा, तो इतना फर्क है। अब यहाँ पे समझिए कि क्रिप्टो की जहाँ बात होती है वहाँ जाहिर सी बात है मेंबर्स की बात होती है। क्रिप्टो खरीदना बेचना बोल रहे हैं हमारे यहाँ जैसे लोग मेंबर्स चाहिए। इंटरनेशनल लेवल पे किसी की भी मैं बात करूँ, अगर वो कोई कॉइन अपना लॉन्च भी करना चाहता है तो उसके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है एक कमिटी, मेंबर्स कहाँ से लाएगा? वो है ही नहीं, उनके कंट्री में पॉपुलेशन उतनी नहीं, तो लाएगा कहाँ से वो? लेकिन इंडिया में ये एडवांटेज है, हमारे पास लोग हैं क्योंकि पॉपुलेशन ही इतनी है, और भाई सब लोग साथ में हैं तो पॉपुलेशन अच्छी खासी हम लोग की खुद ही जुड़ी है नेटवर्किंग। इसीलिए 2 तरह की करेंसी हो गई, एक हो गई जो विदाउट नेटवर्किंग है, जो ओपन प्लेटफॉर्म पे आती है, डायरेक्टली एक्सचेंज में पहले दिन से आती है, वहाँ पे ट्रेड करती है। उसके लिए बहुत सारे सिस्टम है, सोशल मीडिया हैंडल किया जाता है, उनका ट्विटर है, इंस्टाग्राम है और ट्विटर अकाउंट है, दुनिया भर के बहुत सारे अकाउंट्स हैं। कई सारे लोग प्रमोशन करने के लिए अपना ऐड डालना होता है कि ICO भेजते हैं, फ्री में कॉइन डालते हैं, बहुत सारी चीज़ें, काफ़ी पैसा खर्चा होता है, वो लोग अपना वहाँ पे उस तरह से कम्युनिटी बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमारे आपके साथ सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि भाई हमारे साथ स्पीडियम है कम्युनिटी बनाने के लिए, इसलिए ये डिफरेंस भी 2 इम्पॉर्टेंट है। क्रिप्टो करेंसी 2 तरह की है, एक नेटवर्किंग के थ्रू जुड़ी हुई, क्यों ये भी मैंने आपको बता दिया, क्यों जुड़ी हुई, क्योंकि एंड में क्या है, हमको मेंबर ही चाहिए, चाहे वो बिटकॉइन भी होगा उसको भी पहले दिन से मेंबर ही चाहिए थे लोग खरीदने बेचने वाले, जो वो ढूंढ रहा था मार्केट में। क्योंकि 2009, 2010, 2011 तक बिटकॉइन का भी तो इस तरह से बहुत सारे ढूंढे, उनको भी नहीं मालूम था। तो वही हमारा एडवांटेज है सबसे बड़ा। लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा सा मैं ये भी कहना चाहूँगा, क्योंकि पिछले कुछ शायद 5 हफ्तों पहले मैंने वॉलेट देखा था सर का अपना, तो वहाँ पे मुझे मेंबर्स कम लगे, तो मैं जरूर ये सर से मैंने बोला भी था थोड़ा मेंबर अच्छे खासे हम लोग के होने चाहिए। अभी मेंबर काफ़ी साल, कितना महीना हो गया सर? 5-6 महीने, 5 महीने 5 महीने मेंबर्स अभी कम है।
तो थोड़ा मेंबर्स पे ध्यान देना पड़ेगा उन लोगों को भी, अच्छी कमेटी बन सकती है। और कमेटी के बिना देखिए सर, एक्चुअली क्रिप्टो की अगर बात करी है तो कमेटी के बिना, मेंबर के बिना कुछ भी नहीं है। क्रिप्टो मतलब चाहिए ही चाहिए मेंबर्स हम लोग को वर्ल्ड वाइड, या इंडिया में नहीं सर, वर्ल्ड छोड़ दीजिए, बाहर जाने की जरूरत ही है। और उसके थ्रू ही बहुत सारी चीज़ें आगे सेटअप है, क्योंकि कहीं ना कहीं मेंबर्स जब तक नहीं है तब तक चीज़ें आगे सेटअप नहीं होंगी। इसको भी ध्यान से समझिएगा। मैं आता हूँ इस पर भी थोड़ी और भी कुछ चीज़ें हैं। एक 30% की स्लैब सुनी होगी आपने, देखा होगा कि 30% का टैक्स लग गया है क्रिप्टो पे और वो सब चीज़ें। तो कुछ लोग उसको पॉजिटिव थिंकिंग के लिए उड़े रहते हैं, कुछ को नेगेटिव लगता है कि अरे नहीं यहाँ 30% का टैक्स इतना ज़्यादा कौन भरेगा। तो जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि भाई आपने अगर 10 रुपये लगाया हुआ है, साल भर में 15 रुपये, 12 रुपये, 14 रुपये या 18 रुपये आपको मिल जाता है, तो भैया 30% का उसमें टैक्स दे देना। और अगर नहीं देना चाहोगे तो सर से कंसल्ट कर लेना, वो तरीका बता दूँगा कैसे होता है, वो भी तरीका होता है। तो दोनों तरीके के कहने का मतलब। तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं, कुछ और भी चीज़ें हैं। डिस्कवरी 1991 में हुई थी, जहाँ पर एक ग्रुप ऑफ रिसर्चर्स ने ब्लॉकचेन को डिस्कवर किया और उन्होंने वर्ल्ड में ब्लॉकचेन को इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की। लेकिन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को उस तरह का एक्सपोजर नहीं मिला और समय के साथ ब्लॉकचेन के बारे में लोग भूल गए। अंटिल 2009 जब, हालांकि मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा यहाँ पे, जैसे मान लीजिए क्रिप्टो करेंसी क्या है, ब्लॉकचेन क्या है, इसको सिंपली तरीके से अगर समझाने में है ना, तो जो एक्चुअली हम लोग के इंग्लिश की वीडियोज़ हैं बाहर फॉरन के, वो काफ़ी अच्छे हैं, वो बहुत अच्छे तरह से एक्सप्लेन करते हैं। लेकिन फिर इंडिया में प्रॉब्लम वही हो जाती है इंग्लिश वाली, तो वो दिक्कत आगे होती है। तो कहीं ना कहीं हिंदी के वीडियो बेस्ट निकालने पड़ते हैं लोगों के, तो वही है ये चीज़ें। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज करके बिटकॉइन को लॉन्च किया। तो आइए दोस्तों, आप समझते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है क्या। उदाहरण के तौर पर आपने मान लीजिए आपके पास एक डॉक्यूमेंट का फोल्डर है, उसके अंदर आप डॉक्यूमेंट्स डालते जाएंगे तो एक टाइम आएगा जब वो डॉक्यूमेंट फोल्डर फुल हो जाएगा। जब वो फोल्डर फुल हो जाएगा तो आप दूसरा डॉक्यूमेंट फोल्डर लेके आएंगे और उसमें फिर से डॉक्यूमेंट भरेंगे, और जब वो सेकंड फोल्डर भी फिल हो जाएगा पूरा, तो आप थर्ड फोल्डर लेके आएंगे। तो ऐसे करके एक डॉक्यूमेंट्स की चेन बन जाती है। वैसे ही ब्लॉकचेन के अंदर डॉक्यूमेंट्स की जगह ब्लॉक्स होते हैं, और ये जो ब्लॉक्स होते हैं ये डेटा, प्रीवियस हैश और करंट हैश स्टोर करते हैं। ब्लॉक्स में अगर हम डेटा की बात करें तो ब्लॉकचेन के अकॉर्डिंग डिफरेंट होते हैं। जैसे यहाँ पर हम एग्जाम्पल के लिए बिटकॉइन के ब्लॉक्स ले लेते हैं। बिटकॉइन के ब्लॉक्स के अंदर डेटा के अंदर ट्रांजैक्शन डिटेल स्टोर होती हैं, जैसे पैसा किसने सेंड किया और किसको सेंड किया और ट्रांजैक्शन का अमाउंट क्या था। पर ये जो ब्लॉक्स होते हैं एक दूसरे से हैश के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। अगर आप ये सोचेंगे कि हैश क्या होता है, तो हैश आप एक तरह का फिंगरप्रिंट मान सकते हैं जो डेटा के अकॉर्डिंग चेंज होता है और एक तरह से ब्लॉक्स को इंटरकनेक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, ये पहला जो ब्लॉक आप देख रहे हैं, ये सबसे पहला ब्लॉक है बिटकॉइन का, तो इससे इंटरकनेक्टेड है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं थर्ड ब्लॉक कनेक्ट और सेकंड ब्लॉक कनेक्टेड है फर्स्ट ब्लॉक से। अब आप ये मान लीजिए कोई गलत इंटेंशंस के साथ ये कोशिश करता है कि ब्लॉक के अंदर वो डेटा चेंज कर दे अपने बेनिफिट के लिए, तो यहाँ पर ये होगा, जैसे डेटा के अंदर डिटेल्स चेंज कर जाएंगी, ऑटोमेटिकली जो करंट हैश है वो चेंज हो जाएगा, और जैसे वो चेंज होगा वो आगे के ब्लॉक से मैच नहीं होगा, और वहाँ पर ये डिटेक्ट हो जाएगा कि ये जो ब्लॉक है ये इनवैलिड है और इसके अंदर कुछ गड़बड़ करने की कोशिश करी गई है। यही एक फीचर है जो ब्लॉकचेन को बहुत सिक्योर बना। अब अगर हम ये बात करें कि ये ब्लॉकचेन स्टोर कहाँ पर होती है और चलती कैसे है, तो बिटकॉइन ब्लॉकचेन चलती है प्रूफ ऑफ वर्क के ऊपर, जहाँ पर बिटकॉइन नेटवर्क को चलाने के लिए या बिटकॉइन ब्लॉकचेन को चलाने के लिए कंप्यूटिंग पावर की जरूरत पड़ती है। ये कंप्यूटिंग पावर मिलती है बिटकॉइन माइनर्स से, जो जीपीयू ग्राफिक कार्ड यूज करके या फिर एसेट माइनर्स यूज करके माइनिंग करते हैं। ये जो माइनर्स बिटकॉइन नेटवर्क से कनेक्ट होकर बिटकॉइन नेटवर्क को कंप्यूटिंग पावर देते हैं। इनको नोड्स भी बोला जाता है, और इन्हीं नोड्स के ऊपर पूरी की पूरी बिटकॉइन की ब्लॉकचेन भी स्टोर होती है। इसका मतलब ये है कि दुनिया में जितने भी नोड्स रन हो रहे हैं या जितने भी माइनर्स हैं जो कंप्यूटर्स के थ्रू बिटकॉइन नेटवर्क को पावर दे रहे हैं, उनके कंप्यूटर के ऊपर पूरी कंप्लीट बिटकॉइन की ब्लॉकचेन स्टोर होती है, और विद टाइम जैसे जैसे नए ब्लॉक्स बनते हैं वो उसमें ऐड होते रहते हैं और अपडेट होते रहते हैं। इसको बेहतर समझने के लिए एक एग्जांपल देख लेते हैं। ये सारे बिटकॉइन की जो ब्लॉकचेन है वो पूरी कंप्लीटली स्टोर होती है। अब देखते हैं जब एक नया ब्लॉक बनता है तो होता क्या है। जैसे ही नया ब्लॉक बनेगा वो इन सब नोड्स के पास, चाहे दुनिया में कितने भी नोड्स रन हो रहे हो या जितने भी माइनर्स हो, उन सब माइनर्स के नोड के ऊपर ये ब्लॉक की इंफॉर्मेशन जाएगी, और उनके पास जो ब्लॉकचेन की डिटेल स्टोर है वहाँ पर ये ब्लॉक्स अपडेट हो जाएंगे। तो इस तरह से अगर बिटकॉइन ब्लॉकचेन की आप बात करें और उसकी ट्रांजैक्शन डिटेल्स की बात करें, इस तरह से वो अलग अलग नोड्स के ऊपर सेव होते हैं, अलग अलग लोगों के पास जाकर सेव होते हैं।
इसलिए ये काफ़ी सिक्योर रहता है, क्योंकि इसके साथ टैंपर करना या फिर इसके अंदर कुछ चेंज करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हर एक ब्लॉक एक दूसरे से लिंक्ड है। तो अगर एक जगह पे एक ब्लॉक के साथ कुछ टैंपर करके चेंज भी करा गया, बाकी जितने भी लोग हैं जिनके पास ब्लॉकचेन स्टोर है उनके पास डिटेल्स डिफरेंट होगी, और जब उससे कोई ब्लॉक मैच नहीं होगा तो वो इनवैलिड हो जाएगा और वो फ्लैग हो जाएगा। उदाहरण के तौर पर हम यहाँ पर ये ब्लॉकचेन देखेंगे, और ये है ब्लॉक नंबर 1, जिसको आप जेनेसिस ब्लॉक बोल सकते हैं। और उसके ऊपर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो प्रीवियस हैश है वो 0 है, क्योंकि जेनेसिस ब्लॉक है, और करंट हैश यहाँ पर ही धरा हुआ है। उसके बाद सेकंड ब्लॉक है, और सेकंड ब्लॉक जो आप यहाँ पर देख सकते हैं वो फर्स्ट ब्लॉक से कनेक्टेड है। यहाँ पर जो हैश है वो उससे कनेक्टेड है, और उसका यहाँ पर ये करंट हैश है इस ब्लॉक का, और वो देखकर आगे यहाँ पर एडेड है। ऐसे करके एक दूसरे से सारे के सारे जितने भी ब्लॉक्स हैं ये एक चेन के थ्रू कनेक्टेड हैं और ये ब्लॉकचेन बना रहे हैं। अब इसके अंदर एक ये एग्जाम्पल ले लेते हैं कि मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर मैं कुछ गड़बड़ करूँ और चेंज कर दूँ अपने बेनिफिट के लिए, और कुछ हैकिंग करने की कोशिश करूँ। तो अगर मैं इस ब्लॉक पे जाता हूँ और यहाँ पर मैं कुछ चेंज करने की कोशिश करता हूँ, जो डेटा है उसको चेंज करने की कोशिश करता हूँ, तो जैसे मैं डेटा चेंज करूँगा ये सारे के सारे आगे के ब्लॉक्स इनवैलिड हो जाएंगे कि कुछ गड़बड़ हुई है, इस ब्लॉक के अंदर कुछ चेंज हुआ है और ये एक दूसरे से मैच नहीं होते। अगर मैं वापस इसको डेटा को आप देखिए चेंज करता हूँ तो ये सारे ग्रीन हो गए कि हाँ ठीक है, एक दूसरे से प्रॉपर्ली कनेक्टेड है और डेटा सही है। तो इसलिए ब्लॉकचेन को काफ़ी रेवोल्यूशनरी माना जाता है, और ये माना जाता है कि फ्यूचर में ब्लॉकचेन बहुत यूज आएगी, क्योंकि एक तरीका है जहाँ पर आप डिटेल स्टोर कर सकते हो, और एक बार अगर ब्लॉक बन गया तो उसके अंदर बैकएंड पर जाके कोई भी डिटेल्स चेंज करना पॉसिबल नहीं है। तो ये एक ट्रांसपेरेंसी के लिए बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है जिसको यूज करा जा सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर ये लेते हैं, जैसे आप घर खरीदते हैं या फिर आप लैंड खरीदते हैं तो आपको पट्टे मिलते हैं या फिर आपको सर्टिफिकेट मिलता है, जो ये आपको एक तरह से प्रूव करता है कि ये जो लैंड है इसके ओनर आप हैं। ऐसी प्रॉब्लम आज की डेट में भी आती है कि जहाँ पर आपने खुद ने घर खरीदा है पैसे देके भी, वहाँ पर भी आपको ऐसी प्रॉब्लम में फंसना पड़ जाता है जहाँ पर आप ये क्लेम नहीं कर पाते हो कि जो घर है ये मेरा है, इसका है, क्योंकि इस चीज़ के रिकॉर्ड जो है वो इससे स्टोर है कि उसको कोई भी मैनिपुलेट कर सकता है, कोई भी चेंज कर सकता है। हाउसिंग सोसाइटी के साथ मिलकर या फिर पैसे खिला के वो रिकॉर्ड्स को चेंज कर सकते हैं और पट्टे इशू कर सकते हैं डुप्लीकेट। लेकिन आप ये सोचिए कि ये जो इन्फॉर्मेशन है, जो पट्टे हैं या जो लैंड का रजिस्ट्री है, इसकी इन्फॉर्मेशन जो है ये अगर ब्लॉकचेन के ऊपर स्टोर हो जाए तो वो कितना सिक्योर हो जाएगा, क्योंकि अगर ब्लॉकचेन के ऊपर एक बार इन्फॉर्मेशन स्टोर हो गई तो उसको चेंज करना मुश्किल हो जाएगा। जैसे ही ब्लॉकचेन के ऊपर कोई अपनी इन्फॉर्मेशन चेंज करने की कोशिश करेगा तो एक तरह से सारे के सारे ब्लॉक्स जो होंगे वो इनवैलिड हो जाएंगे। तो यही एक रीज़न है जिसके कारण आज की डेट में आप हर कंट्री को ये बात करते हुए सुनते हैं कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को हमको अडैप्ट करना है। आप बड़ी बड़ी कंपनीज को सुनते हो वो इसलिए अडैप्ट करनी है क्योंकि ब्लॉकचेन एक तरह से चीज़ों को लेकर ट्रांसपेरेंसी लेके आता है। जो करप्शन है और जो इलीगल एक्टिविटीज़ हैं उसका स्कोप भी बिल्कुल रिमूव कर देता है, क्योंकि एक बार अगर ब्लॉकचेन पे चीज़ें आ गई और उस पर स्टोर हो गई और ब्लॉक बन गए तो उसको चेंज करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो दोस्तों ये हो गया ब्लॉकचेन है क्या चीज़। ब्लॉकचेन डेटा वापस से रिकवर हो जाता है जो पहले डेटा उसमें था, क्योंकि आगे की जो माइनर्स है वो उसको अप्रूवल नहीं देते। वो माइनर्स बेसिकली अगर बात करें जाए सिंपल भाषा में तो आपने देखे होंगे बिटकॉइन माइनिंग्स और एथेरियम माइनिंग्स यही सब माइनर्स हैं। तो ये मीडिया में भी हैं, बाहर भी हैं। उससे किसी ने छोटे से रिग्स लगा रखे हैं, किसी ने ग्राफिक्स कार्ड में पहले लोग काम करते थे अब वो नहीं पड़ता है ग्राफिक्स कार्ड से, क्योंकि वो चक्कर ये कि इतनी हैवी रिग्स लग गई हैं कि वो ग्राफिक कार्ड व्हाट्सअप फेल हो गया है। बेसिकली वही सिंपल भाषा में बताया जाए तो हम लोग जैसे विंडोज़ 12, विंडोज़ 13 फ़ोन खरीद रहे हैं और जैसे विंडोज़ 6 के जो फ़ोन और पहले 7 के फ़ोन आते थे उस पर कई सारे ऐप्स हमारे नहीं चलते। हम कुछ डाउनलोड करना चाहते हैं वो डाउनलोड होता ही नहीं क्योंकि वो सपोर्ट करते ही वो विंडोज़ 13 में एकदम फर्स्ट क्लास एग्जैक्टली वैसे ही हो गया है। तो टेक्नोलॉजी भी कहीं ना कहीं वही डे बाई डे अपडेट ये हो रही है।